बिहार एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा राज्य जहां पर बड़े बड़े सम्राट उठे और गिरे भी, जहां पर भगवान बुद्ध जैसे लोग अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जहां पर जी हाँ दोस्तों, ये वही बिहार जहां सभ्यताओं का गढ़ कहा जाता है। लेकिन आज के समय में वही बिहार की ऐसी स्थिति है कि आज वो गरीबी सूचकांक के राज्यों की श्रेणी में हमेशा से रहता है। लेकिन इन सब का कारण क्या है, इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? इस तमाम चीजों पर वीडियो तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ इतना ही हमें समझाया जाता है कि वो पार्टी जिम्मेदार है तो वो पार्टी जिम्मेदार है। कभी भी किसी ने हमें इसके एक्चुअल रीजन से रूबरू नहीं कराया है। लेकिन ठहरिए दोस्तों, आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। इन सब को समझने से पहले हमें उस बिहार के उस अतीत को समझना होगा जो कभी स्वर्ण युग हुआ करता था। ये जो बिहार है, जो कभी मगध साम्राज्य के राज्यों से शुरू हुआ करता है, जो भारत के प्राचीन समय में 16 महाजनपद में से एक मगध साम्राज्य भी हुआ करता था, जिसके एक बहुत ही सूरवीर योद्धा सम्राट अशोक थे, जो भारत के एक बड़े से भूभाग को एकीकृत करने में सफल भी रहे थे। जहां बिहार के एक साम्राज्य जो गुप्त साम्राज्य था, उसी के टाइम भारत का एक स्वर्ण युग भी आता है, जहां विज्ञान, संस्कृति, सामाजिक विकास बहुत अपनी चरम पे था। जहां बिहार में उसी समय नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे पहली आवासीय विश्वविद्यालय थी, जहां पर बड़े बड़े विद्वानों का केंद्र हुआ करता था। लेकिन आज के समय में इस बिहार की स्थिति क्यों है? तो दोस्तों, ऐसे स्वर्णयुगीन बिहार के पतन की शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय हुआ। जब 1793 में जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया जाता है, तो बिहार में एक नए वर्ग की जन्म होती है, और वो थी जमींदारी वर्ग। और यहीं से छोटे छोटे किसानों पर शोषण होने लगा, और इन सब कारणों ने बिहार में सामाजिक अशांति फैलाने के भी नींव डाली थी। और दोस्तों, साथ ही जब 1912 में जब बिहार अलग एक प्रांत बनता है, तो यहाँ पर फिर भी वो जो जमींदारी शोषण प्रतिक्रियाएं थी, निरंतर चलता रहता है। जिसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे, यहाँ पर में कभी भी औद्योगिकीकरण को लेकर के कभी भी रुचि दिखाए नहीं, जिसके कारण और परिणाम ये होता है कि बिहार में औद्योगिकीकरण में काफी पिछड़ा राज्य बनता चला गया। और यही है रीजन की अभी के समय में बिहार में औद्योगिकीकरण की कभी भी उतनी रुचि दिखी नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब भारत एक लोकतंत्र राज्य, जब गणराज्य जब बनता है, तो बिहार भी स्वतंत्र हुआ। लेकिन फिर भी बिहार उसी बदहाली के स्थिति में क्यों रह गया, जिसका बहुत बड़े बड़े तमाम रीजन है। जब 2000 के ईस्वी में जब बिहार और झारखंड जब अलग हुए, तो खनिज संसाधन के जो भंडारण था वो झारखंड के हिस्से में चला जाता है, और बिहार के पास बचता है सिर्फ कृषि का जरिया। और कृषि का जरिया इसीलिए यहाँ पे सफल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे किसान वर्ग रहा करते हैं। यहाँ पर कोई भी बड़े किसान है नहीं, जिसके कारण यहाँ पर कृषि में तकनीकी और जो नए तकनीकी की जो उपकरण होते हैं, उसमें हमेशा से कमी रह गया। और यहाँ पर में बिहार कृषि के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ता चला जाता है। और इसी के दशक में, यानी 90 के दशक में ही, जब बिहार में जब नए नए पॉलिटिकल पार्टी आई, तो उस समय भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर थी, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को सही से चला नहीं पा रही थी सरकार। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि उसी समय हम सब जानते हैं कि जंगल राज का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये जंगल राज क्या था? ये जंगल राज वही है दोस्तों, जब 1990 के दशक में राज्य के हर एक व्यक्ति भय से जिया करते, और ये दहशत और भय इतना चरम पे था कि इसके साथ कभी भी जो छोटे मोटे भ्रष्टाचार या बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे, तो लोग यहाँ पर आवाज नहीं उठा पाते थे सरकार के प्रति। जिसके पीछे रीजन था, यहाँ के जो बिहार में एक डीएम थे, कृष्णैया जैसे डीएम की हत्या कर दी जाती है, उनकी पत्नी के साथ रेप किया जाता है, और बड़े बड़े कई तमाम ऐसे केसेस हुए थे। और इन्हीं के सरकार में यहीं से जंगल राज जन्म लेता, और यही सब राजनीतिक अस्थिरता और जंगल राज जैसे जो घटनाएं घटित हो रही थी, ये सब जो है बिहार के विकास में काफी बड़ी मात्रा में जो है बाधा डाला। जहां आज वर्तमान के समय में जब हम बिहार की बात करें, तो यहाँ पर गरीबी की जो स्थिति है इतनी चरम पर है कि आज भी गरीबी की जो भी इंडेक्स या सूचनाएं आती है, तो उसमें बिहार सबसे आखिरी में होता है। जहां 2022-23 गरीबी सूचकांक की बात करें, तो यहाँ पर 26.5% लोग अभी भी गरीबी के उस श्रेणी में रह रहे हैं। हालांकि 2013-14 की जो गरीबी सूचकांक आई थी, वहां पर में बिहार की जो गरीबी की जो प्रतिशतता थी, वो लगभग 54% थी। ये जो गरीबी की प्रतिशतता में जो कमी आई है, ये एक प्रकार की उल्लेखनीय है दोस्तों। लेकिन बिहार अभी भी प्रति व्यक्ति सबसे कम आय वाले राज्यों में शामिल है।
जहां पर अगर हम प्रति व्यक्ति सालाना आय की बात करें $610 ही प्रति व्यक्ति आय बनता है सालाना। लेकिन अगर भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय की बात करें तो लगभग $2200 है। इन सब का इफेक्ट जो है शिक्षा स्वास्थ्य के जो बुनियादी ढांचे हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्या बिहार की जो वर्तमान में जो सरकार है इस पर क्या कर रही है? दोस्तों, जब अब इस बिहार की गरीबी की बात हुई तो इसके सबसे बड़े बड़े कारण क्या है, मेजर कारण क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिहार की गरीबी के पीछे सबसे बड़ा मेजर कारण है जनसंख्या। जब किसी भी तरीके की योजना या किसी भी तरीके के नियम जब लाए जाते हैं बिहार में तो वो अधिक जनसंख्या होने के कारण समान रूप से पहुंच नहीं पाता है। इन्हीं अधिक जनसंख्याओं के कारण जो होता है हमारे संसाधनों पर भी काफी दबाव पड़ता है। दूसरा रीजन है दोस्तों, बिहार में सिर्फ जो अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो सिर्फ और सिर्फ कृषि है। लेकिन ये कृषि भी, यहाँ पर किसान भी जो है कोई बड़े नए तकनीकी के साथ कृषि नहीं कर पा रहे क्योंकि छोटे छोटे भूमिहीन किसान है यहाँ पर। औद्योगिकीकरण की कमी तो हम आपको पहले भी बताया कि ब्रिटिश समय काल से ही औद्योगिकीकरण की यहाँ पर नींव पड़ी ही नहीं। अगर छोटे मोटे चीनी मिल जैसे औद्योगिकी क्षेत्र था भी तो यहाँ पर उन सबको भी बंद करा दिया गया भ्रष्टाचारियों के कारण। चौथी सबसे बड़ी बात आती है जातिवाद और सामाजिक अशांति के कारण। जी हाँ दोस्तों, ये भी गरीबी की सबसे बड़ा मेजर रीजन है क्योंकि जब भी बिहार में किसी भी विधानसभा का जब चुनाव होता है, किसी भी जब नए विधायिका या एग्जीक्यूटिव की जब चुनाव होती है तो हम उसे जातिवाद और सामाजिक मुद्दों के तहत उन्हें चुन करके भेजते हैं। और ये रीजन होता है कि यहीं से भ्रष्टाचार की जो एक जन्म लेती है। और बिहार के शासन व्यवस्था में तो भ्रष्टाचार की बात ना करे तो वही अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इतनी चरम स्तर पर भ्रष्टाचार हो रखा है कि आज भी यहाँ पर में किसी बड़े मेडिकल कॉलेज या कोई भी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है इस बिहार। दोस्तों, हमारे मन में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन था? बर्बादी का जो सबसे पहला कारण था वो था ब्रिटिशर्स उपनिवेशवाद। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है भारत स्वतंत्र होता है तो बिहार में दूसरा रीजन है कि स्वतंत्रता के बाद अपूर्ण भूमि सुधार और कम निवेश के कारण आज बिहार काफी अति पिछड़ा वर्ग राज्यों में गिना जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि लगातार राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार और मिसमैनेजमेंट की कमी के कारण और इस स्थिति को डेंजरस बना दिया है। हालांकि किसी पार्टी को दोष देना हमारे लिए तो उचित नहीं है, लेकिन बिहार की गरीबी ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों का एक जटिल मिश्रण है दोस्तों। यह किसी एक व्यक्ति या किसी एक सरकार की गलती से नहीं बिहार आज ये गरीब राज्य की स्थिति में है, बल्कि यहाँ पर इन सब सारी चीजों का एक मिश्रण के कारण बिहार आज अपनी इस दयनीय स्थिति में है। कहने के लिए तो बोला जाता है कि बिहार एनडीए सरकार आने के बाद बहुत बड़े तरक्की कर रही है, लेकिन जिस रफ्तार से कर रही है वो कोई तरक्की नहीं कहलाता है। लेकिन आने वाले हम जैसे जनरेशन या हमारे बाद जो जनरेशन आएगी उन सब के मन में बस एक आशा की किरण रहती है कि काश बिहार भी एक विकसित राज्य की तरह जाना जाए। इस विकास के पीछे तो दोस्तों बिहार राज्य ने हाल के समय में काफी अपने विकास के क्षेत्र में कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन वो इतना सुस्त और स्लो है, सफल होना एक नामुमकिन सा लगता है। तो अब तक आप सबके मन में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ऑप्शन क्या है बिहार के जनता के पास? तो जनता के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि हमने पास्ट के जितने भी एग्जीक्यूटिव या कोई भी नेता पार्टी जितने भी आए हमारे बिहार राज्य में विधायिका बन करके विधानसभा में कानूनें बनाए, नियम बनाए, उनकी जो शासन व्यवस्था के टाइम बिहार कितना तरक्की किया और वर्तमान में जो भी सरकार या पार्टी है उनके समय बिहार कितना तरक्की और विकास किया है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें एक अलग फ्यूचर को देखना होगा जो काफी सक्रिय और स्पीड से काम करे बिहार के लिए। क्योंकि हमने पास्ट और प्रेजेंट को देख लिया है कि क्या विकास कराया जा रहा है बिहार में। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये आज बोलने जा रहा हूँ कि हमें एक नए फ्यूचर की तलाश करनी होगी, और इस नए फ्यूचर की तलाश के पीछे मेरा कहने का मकसद यही है कि हमें इस बार बिहार की जो आगामी चुनाव है उसमें सिर्फ एक उस नए चेहरे को लाना होगा जो बिहार के हितों को ध्यान रखता हो, बिहार के लिए वो काम करे। मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन हमारा ये इशारा आपके लिए काफी होगा। आप एक स्वविवेक से आप अपने इस डिसीजन को जरूर लीजिएगा इस आगामी चुनाव में, क्योंकि अभी मौका है, नहीं तो फिर हम 5 साल के लिए और पिछड़ते हुए राज्य में गिने जाएंगे। हालांकि बिहार को इस गरीबी से उभरने में समय तो लगेगा, लेकिन हमें एक नए फ्यूचर की उम्मीद है, और वही नए फ्यूचर जो है हमारे इस बिहार राज्य को गरीबी से निकालने की कोशिश करेगी। क्योंकि हमने पास्ट और प्रेजेंट जैसे पार्टी को
देख चुका हूँ कि ये लोग कितना और किस तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ कहने की बात होती है कि पटना में मेट्रो आ गए, बिहार के राजगीर या नालंदा में जैसे जो है ग्लास ब्रिज बन रहा है, ये सब सिर्फ एक कहने की बात है दोस्तों। एक लॉलीपॉप दिया जाता है, हम कोई बच्चे नहीं लॉलीपॉप को खा के चाट के जो है इनका गुण गाए। अगर इस डिसीजन को लेने में हम सफल रहे अपने स्वविवेक के कारण, तो हो सकता है हम फिर से वही बिहार के गौरवशाली अतीत को लाने में सफल रहेंगे दोस्तों। एक समृद्ध भविष्य हमारा बनेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बिहार एक समृद्ध भविष्य की तरह उभरेगा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत बड़ी लंबी है, लेकिन हमें जितना हो सकता था मैंने आपको समझाया। और इस समझ के पीछे मैंने काफ़ी स्टडी की, लगभग 1200 पेज का मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ा। उसके बाद मैं इसका एक निचोड़ समरी आपके बीच लाया। मैं जानता हूं आपको तमाम वीडियो इस पर मिले होंगे, लेकिन अब तक इस तरीके की जानकारी आपको नहीं दिया गया होगा। एक्चुअल रीजन किसी ने नहीं बताया आज तक। बहरहाल अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने होंगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे बिहार की जो नागरिक है या जो जनता है वो जागरूक हों अपने इस आगामी चुनाव से पहले, जिससे हमारे बिहार राज्य के आने वाले जो फ्यूचर है उसमें बहुत बड़े मात्रा में सुधार हो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।